Hello everyone, this is Yash Malhotra, your physics teacher from MB International School. This is the second part of the electricity chapter. So let's start the chapter. So सबसे पहला टॉपिक है Ohm's law. Basically Ohm's law states that potential difference is directly proportional to the current. अगर कोई भी कंडक्टर में या कोई भी हम सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के. दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के. और जैसा कि हमें पता है जब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है और कोई भी कांस्टेंट आता है, कोई भी इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा. तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन लगाएंगे सो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस. और यहाँ से फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल टू IR. ओके, वोल्ट पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है जैसे हमें पता है, और करंट की यूनिट एम्पेयर. सो वोल्ट, यहां पे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम एंड करंट की यूनिट एम्पेयर. सो ओम एम्पेयर भी इसको हम बोल सकते हैं वोल्टेज को. ओके, नाउ कभी कभी इसके ग्राफ के बारे में पूछा जाता है ओम्स लॉ में. तो जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनका ग्राफ कैसा होगा वो हम देखते हैं. सो जो भी कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे और हम जो ग्राफ बोलते हैं उसमें हम वोल्टेज को जनरली y एक्सिस पे लेंगे और करंट को x एक्सिस पे लेंगे. ओके, नाउ इस VI ग्राफ में हमेशा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा अगर वो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है तो. सो ये अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसको बोलेंगे हम ओमिक कंडक्टर. ओमिक कंडक्टर. ओके, अगर ये ही ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता तो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कर्विकल बनेगा. अगर यही ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो जो ग्राफ बनेगा वो कर्विकल बनेगा. देखना जैसे कि यूं, या फिर कुछ इस तरीके से. सो कर्विकल ग्राफ जो बनेगा जब वो नॉन ओमिक कंडक्टर होगा, जब वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता. सो नॉन ओमिक कंडक्टर. ओके, सो ओम्स लॉ के बारे में हमसे स्टेटमेंट पूछ सकते हैं या उसके ग्राफ के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है. और स्टेटमेंट के साथ में हमें फॉर्मूला डिराइव करके बताना होगा. सबसे पहले लिखना होगा कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, देन प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमें इक्वल टू का साइन लगाना है और वहां से एक कांस्टेंट आ जाएगा R, जहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू IR. या फिर R को हम बोल सकते हैं V बाय I. और जैसा कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में y अपॉन x यानी कि P अपॉन B tan थीटा होगा, और जिसको हम यहाँ पे स्लोप भी बोलेंगे. तो जो R है वो स्लोप भी बताएगा यहाँ से. ठीक है, V बाय I इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू y बाय x. सो ये ग्राफ जो था कर्विकल, ये नॉन ओमिक कंडक्टर को शो करता है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट सिंबल. हम यहाँ पे जब आगे सर्किट देखेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल देखेंगे तो वहाँ पे कुछ सर्किट सिंबल्स काम आएंगे बहुत सारे. सो वो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला वायर जॉइंट. वायर जॉइंट के बाद सेल और बैटरी. अगर हमें सिंगल सेल को डोनेट शो करना है तो हम ये वैसे बहुत कम सर्किट में काम आएगा. एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल काम आता है जिसको हम बैटरी बोलते हैं. तो ये सिंगल सेल है और ये ग्रुप ऑफ सेल है जिसको हम बैटरी बोलेंगे. बैटरी में सेल में अगर ये सिंगल सेल है तो कभी भी ये पॉजिटिव और नेगेटिव है आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे. इसका नेगेटिव नेक्स्ट वाले सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा. सो कभी भी आपस में सिंगल सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कनेक्ट नहीं होंगे. जैसे अगर ये मैंने एक सेल बनाया, ये पॉजिटिव जो बड़ा वाला ये वर्टिकल लाइन है ये पॉजिटिव को शो करती है और छोटी वाली लाइन नेगेटिव को शो करती है. तो ये एक सिंगल सेल है.
ओके, ये एक सिंगल सेल कहलाएगा। और जो ग्रुप ऑफ सेल होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स वो बैटरी कहलाता है। सो अब जब हम बैटरी बनाएंगे यानी कि एक दूसरे तीसरे सेल को भी कनेक्ट करेंगे, सो इस नेगेटिव से दूसरे वाले नए सेल का, लेट्स सपोज ये नया सेल है, सो इस नए सेल में ये नए सेल का पॉजिटिव हुआ और ये नए सेल का नेगेटिव। ओके, नाउ नए सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में फिर से कनेक्ट नहीं होंगे और ऐसे ही आगे सेल्स कंटिन्यू कनेक्ट होते चलेंगे। ओके, सो ये सेल था और ये बैटरी, ग्रुप ऑफ सेल। नाउ एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर करंट को मेजर करने के लिए काम आता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करने के लिए काम आता है। इसको ऐसे ही हम सर्किट में लगाएंगे। देन इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसे शो करेंगे। ये गैल्वेनोमीटर है, बस अभी 10th में हमें इतना ज्यादा काम नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रिक बल्ब को ऐसे ही हमें बनाना है, ऐसे थोड़ा सा कर्ल, और ये रेजिस्टेंस को शो करता है जो कि बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ओपन स्विच और क्लोज स्विच। तो स्विच को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं और ये डॉट वाले गोल तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि एक स्विच होता है इस तरीके का, तो ये ओपन स्विच है। इसको ही अगर हमें क्लोज करना है, सो ये क्लोज स्विच है। नाउ एक और तरीका होता है स्विच बनाने का, ऐसे ये ओपन स्विच है, अगर हमें इसको क्लोज बनाना है तो बीच में डॉट लगा देंगे और ये क्लोज स्विच है। ओके, सो ये ओपन था और ये क्लोज, या फिर इसको ऑन और ऑफ भी बोल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारे सर्किट क्वेश्चन बनते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें जो भी डिवाइसेस होती हैं या जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक, जैसे कि अगर हमने एक ये रजिस्टर लिया, तो जो ये इस रजिस्टर का एंड होगा वो फर्स्ट वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे जो इसका एंड होगा वो दूसरे वाले रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। सो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में लेट्स सपोज हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। सो करंट की जैसे कि हमें डायरेक्शन पता है, वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। सो करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। करंट जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो जब करंट, लेट्स सपोज हमने करंट को आई बोला और यहाँ पे बैटरी का पोटेंशियल वी है, तो जब यहाँ से करंट एंटर करेगा वो सबसे पहले इस डिवाइस में एंटर करेगा और इस डिवाइस से एंटर करने के बाद जो निकलेगा वो फिर इस डिवाइस में एंटर करेगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होता है वो सब डिवाइस में सेम होता है। इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट दैट इज आई इज सेम। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर सर्किट लेट सपोज यहाँ से ब्रेक हो जाए तो आगे करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक भी जगह ब्रेक आ जाता है तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है। ओके, सो करंट फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम होती है। सो कुछ इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। आर एन मतलब लेट सपोज हमारे पास एन रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में। नाउ अगर हमारे पास एन रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, लेट सपोज जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में और सबकी वैल्यू लेट सपोज आर है, सो यहां पे अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डायरेक्ट निकालना है सीरीज में तो एक फॉर्मूला होता है एन इंटू आर। अगर सबकी वैल्यू सेम है, ये इसकी वैल्यू भी आर है, इसकी वैल्यू भी आर है और इसकी वैल्यू भी आर है, लेट सपोज सबकी वैल्यू 5 ओम है, 5 ओम, हाँ ये भी 5 ओम है, और ये भी 5 ओम है। सो अगर इक्वल रजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज में और सबकी वैल्यू अगर सेम है तो उस टाइम पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं एन इंटू आर। एन मीनिंग के कितने रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो यहाँ पे 3 रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज में। अगर 3 रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में,
उस टाइम पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। n की वैल्यू 3 है क्योंकि 3 रजिस्टर कनेक्टेड है सीरीज में, और यहाँ से हमें पास जो r की वैल्यू वो है 5 ओम। सो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 ओम। इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी होता है, जो कि हम देखेंगे। बट अगर 3 इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज में तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n इंटू आर। n मतलब जितने रजिस्टर कनेक्टेड हैं और r मतलब उनकी वैल्यू क्या है। सो जैसे कि यहाँ पे 3 रजिस्टर कनेक्टेड थे, उनकी वैल्यू 5 थी, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया और यहाँ से आंसर आ गया 15 ओम। ओके, सो जैसे कि हमने देखा जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे करंट की वैल्यू सेम होती है। ओके, जो वोल्टेज होगा वो हर जगह डिफरेंट होगा। ओके, सो वोल्टेज जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होगा और करंट की वैल्यू सेम होगी। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसमें सीरीज पैरेलल में कौन सेम होता है। तो सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है बट करंट की वैल्यू सेम होती है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर कहीं से भी ब्रेक आ जाता है तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाता है, आगे करंट फ्लो नहीं कर पाता। सो थर्ड पॉइंट यही बता रहा है कि जो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में कहीं पे भी सर्किट में ब्रोकन आ जाता है पार्ट या कहीं पे भी ब्रेक हो जाता है तो आगे करंट फ्लो नहीं कर पाता। सो अब ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो अपन रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस, वो आता है R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड है। लेट्स सपोज हमारे पास 5 रजिस्टर कनेक्टेड है। लेट्स सपोज हमारे पास 5 रजिस्टर कनेक्टेड है, 1 ये दूसरा एंड सो ऑन। तो अगर ये 5 रजिस्टर कनेक्टेड है, इनकी अलग अलग वैल्यू है। लेट्स सपोज 6 ओम, इसकी 2 ओम, इसकी 4 ओम, इसकी 8 ओम और इसकी 10 ओम। तो इनको सिंपली ऐड कर देंगे हम, 6 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 10। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली हम ऐड कर लेते हैं, तो वहां से निकल जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन का। नाउ नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन जितने भी रजिस्टर होंगे उनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो दूसरे का एंडिंग पॉइंट होता था वो पहले का जो एंडिंग पॉइंट होता था वो दूसरे वाले के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता था। बट यहाँ पे एक ही पॉइंट होगा, उस पॉइंट से बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्टेड होंगे या बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी। लेट्स सपोज एक ये कोई पॉइंट है और ये बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहां से करंट फ्लो करेगा। अब इस पॉइंट से अगर हम बहुत सारे रजिस्टर्स कनेक्ट कर दें और जो इनका एंडिंग पॉइंट होगा वो भी अगर हम सेम बना दें, सो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब ये नहीं होता कि वो मैक्स में जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं तो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि ये इन तीनों रजिस्टर के लिए स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, ऐसे ही इन तीनों रजिस्टर के लिए एंडिंग पॉइंट भी सेम है। तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे पैरेलल लाइन होना ऐसे जरूरी नहीं है। अगर ये कुछ इस तरीके से होते, अगर एक रजिस्टर ऐसे होता और दूसरा रजिस्टर ऐसे होता, तीसरा ऐसे, तब भी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। नाउ जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द पैरेलल, 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल will be equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. So 1 upon RP यानी कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल वो होता है 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on. Okay, so पैरेलल का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पैरेलल का कंसेप्ट होता है जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होता है। ओके, नाउ जैसे कि अपन ने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, अगर इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो सीरीज कॉम्बिनेशन में तो n इंटू आर हमने फॉर्मूला निकाला था। ऐसे यहाँ पे अगर इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो पैरेलल में, लेट्स सपोज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है और ये तीनों का एंडिंग पॉइंट सेम है। अगर तीनों की वैल्यू सेम है R,
सो यहाँ से अगर कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके वैल्यू सेम हो, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला निकालते हैं R/N। जो भी इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी, लेट्स सपोज इनकी वैल्यू 5 है, 15 है, इसकी भी 15 है और इसकी भी 15 है, तो सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 15 है और वो पैरेलली कनेक्टेड है। तो इस टाइम पे अगर हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, हम 1/15 प्लस 1/15 ना करने के बजाय डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, दैट इज 15/3, क्योंकि n रेजिस्टेंस कैलकुलेटर, n की वैल्यू है यहाँ पे 3। लेट्स सपोज इन सबकी वैल्यू है 15 15 15, इसकी भी है 15 और यहाँ पे भी 15। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 15/3। आप चाहो तो 1/R1 प्लस 1/R2 वो भी फॉर्मूला लगा सकते हो, तो 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15। ओके, सो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में यही था। अब जैसे कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था कि वहाँ पे करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। यहाँ पे जो होता है करंट का जंक्शन होता है, यानी कि करंट ब्रेक डाउन होता है। सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जैसे कि इस पॉइंट से अगर यहाँ पे डिवाइड होएगा, 3 रजिस्टर हमने एक ही पॉइंट से कनेक्ट करें, तो यहाँ पे आके लेट्स सपोज यहाँ से I करंट फ्लो कर रहा है। सो इस पॉइंट पे आके करंट का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि करंट डिवाइड होता है, बट वोल्टेज जो होगा पूरे सर्किट का वो सेम होगा। डेट मीन्स इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज इज ऑलवेज सेम, जो करंट होगा वो डिफर करेगा, यानी कि करंट क्या करेगा, इस पॉइंट पे आके ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर अपना डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो ये फॉर्मूला हमने देखा, और वोल्टेज जो होगा हमने अभी पढ़ा कि वो सेम होगा पूरे सर्किट में, और जो करंट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। नाउ अगर जैसे कि हमने सीरीज में देखा था, कोई भी रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाएगा तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होगा। अगर एक रजिस्टर खराब भी हो जाता है तो बाकी 2 पे या बाकी जितने भी रजिस्टर लगे हुए हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो इसी वजह से हम जो घर में कॉम्बिनेशन हमारा आता है, हमारा होम में वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमारे जितने भी घर में डिवाइसेस लगते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगते हैं, ताकि अगर एक खराब भी हो जाए तो दूसरे पे असर ना हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मींस इलेक्ट्रिक पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो इलेक्ट्रिक पावर इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की जैसे कि यूनिट जूल होती है, और जूल एनर्जी की भी यूनिट होती है, तो इसको हम एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोलेंगे। ओके, सो पावर इज इक्वल टू E/T, दैट मीन्स एनर्जी पर यूनिट टाइम। और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में एक फॉर्मूला देखा था, V इज इक्वल टू W/Q। सो यहाँ से वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे तो वो Q इंटू V आ जाएगी। सो वर्क डन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, एनर्जी की हमने यहाँ से वैल्यू निकाली V इंटू क्यू, और हमने एनर्जी की जगह पुट कर दी, डेट मीन्स यहाँ पे। सो यहाँ से एक और फॉर्मूला आ गया VQ/T। अब जैसा कि हमने देखा है कि Q/T डेट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वो करंट कहलाता है। तो हमने वहाँ पे Q/T को हमने I पुट कर दिया, तो यहाँ से एक पावर का नया फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू VI। मैं एक बार इस सबको यहाँ लिख के बता देता हूँ। पावर will be equal to W/T, और W की यहाँ से हमने वैल्यू रखी, that is VQ/T। यहाँ से हमने Q/T को करंट मान लिया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सो VI। सो पावर का फॉर्मूला आ गया VI। अब जैसा कि हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ में हमने फॉर्मूला देखा था V इज इक्वल टू IR। सो यहाँ से एक बार हम V की वैल्यू रख देंगे IR, तो जब हम इस जगह पे IR वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा पावर का I²R। एक बार हम ओम्स लॉ से I की वैल्यू रख देंगे तो वहां से पावर का एक और फॉर्मूला बन जाएगा, डेट मीन्स V²/R। पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। सो यहां से उसके पावर के 2 फॉर्मूले बने, पहला फॉर्मूला ये, सेकंड फॉर्मूला I²R, थर्ड फॉर्मूला V²/R। सो जब भी पावर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए और अगर वोल्टेज गिवन हो, रेजिस्टेंस गिवन हो, सो वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन डिवाइड में उस समय पे रेजिस्टेंस आएगा, अगर करंट आए तो करंट के स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में रेजिस्टेंस आएगा। तो ये 3 फॉर्मूले पावर के बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यार ये सारे फॉर्मूले हम देख चुके हैं। नाउ जो पावर की यूनिट होती है वो होती है वॉट। वॉट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है, या फिर उसको हम जूल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क डन पर टाइम बोला है हमने। पावर जो होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो जैसा कि हमने देखा था पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो हमें अगर यहाँ से एनर्जी की वैल्यू निकालनी है तो वो कितनी आ जाएगी, पावर इंटू टाइम। दैट मीन्स एनर्जी जो होगी वो होगी पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला अभी हमने देखा है जैसे कि VI। सो पावर का फॉर्मूला हम जैसे ही VI पुट करेंगे और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट मीन्स VIT। सो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा VIT। और हमने पावर के फॉर्मूले ओम्स लॉ से जब कैलकुलेट करे थे तो I²R और V²/R भी थे। सो यहाँ से दो और फॉर्मूले आ सकते हैं एनर्जी के, सॉरी एनर्जी का आया है फॉर्मूला। सो एनर्जी के और फॉर्मूले भी आ सकते हैं जैसे कि V²/RT और I²RT। ये दोनों फॉर्मूले हमने पावर के फॉर्मूले से निकाले हैं। पावर का जैसे कि V²/R फॉर्मूला आया था तो हमने पावर की वैल्यू यहाँ पे V²/R रख दी और उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हमने एक बार पावर की वैल्यू यहाँ से I²R रख दी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। सो एनर्जी के भी ये तीन फॉर्मूले आ गए, ये पहला और ये दोनों, I²RT, V²/RT एंड VIT। ओके, सो ये सारे फॉर्मूले यहाँ लिख रहे हैं जितने भी हमने अभी डिस्कस करे। Now in the next slide, Joule's law. Joule's law basically states कि जो when an electric current pass through a conductor, heat is produced which is directly proportional to the resistance, directly proportional to the square of the current and directly proportional to the time. So Joule's law ये बोलता है जो हीटिंग H होगा एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। तो H इक्वल टू या एनर्जी इक्वल टू I²RT। एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। ओके, सो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस देखी होंगी जहाँ पे जब करंट फ्लो करता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट हम देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब। ओके, सो सबसे पहला इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होगा, वो फिलामेंट जो होता है वही एक्चुअली मेन सोर्स होता है वहाँ पे ग्लोइंग करने का। सो फिलामेंट हम ऐसा यूज करेंगे जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई हो, क्योंकि फिलामेंट के अंदर से जब हम करंट पास करेंगे तो फिलामेंट ग्लो करता है तो वो मेल्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो मेल्ट हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसलिए जब ये पहले के बल्ब हम देखते थे, ट्रांसपेरेंट बल्ब आते थे, उसको ऐसा करके देखते थे, अगर उसमें से वायर हिलने लग जाती थी दैट मीन्स वो फ्यूज हो चुका होता था। सो उस समय पे उसका जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो ब्रेक डाउन हो चुका होता है। सो टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इस वजह से हम उसको एज अ फिलामेंट यूज करते हैं। अगर वो करंट उसके मेल्टिंग पॉइंट से हाई फ्लो करने चल जाता है तो फिर उस समय पे वो मेल्ट हो जाता है और उस कंडीशन पे हम कहते हैं कि वो बल्ब फ्यूज हो जाता है। सो इस टॉपिक में बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्यूज। जब भी हमारे जो मेन बोर्ड होता है जहाँ से हमारा एकदम इलेक्ट्रिसिटी आता है टावर से, सो उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। हमने कभी कभी सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फ्यूज उड़ गया। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाने का रीजन ये होता है, अगर कभी कभी ज़्यादा करंट फ्लो आ जाता है तो उस टाइम पे हमारी जो कुछ डिवाइसेस होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं, क्योंकि उनमें इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उस मैक्सिमम करंट को झेल पाए। सो जब भी ज़्यादा करंट आ जाता है तो नीचे हमारे फ्यूज लगा होता है। पहले जो फ्यूज आता था ऐसा वाला हमने घर में देखा होगा, इसमें एक पतली सी वायर लगी होगी। ये जब भी ज़्यादा करंट आता है तो ये वायर मेल्ट हो जाती है और वहाँ से पूरा सर्किट क्लोज हो जाता है और आगे करंट फ्लो नहीं करता, तो हमारे घर में करंट नहीं आ पाता और उस वजह से हमारी डिवाइसेस बच जाती हैं। तो इस वजह से हम फ्यूज लगाते हैं ताकि जब भी ज़्यादा करंट आ जाए तो हमारी डिवाइसेस बच जाए और सर्किट यहीं पर ही ब्रेक हो जाए। तो पहले इस तरीके के फ्यूज आते थे, आजकल इस तरीके भी फ्यूज आ रहे हैं। ओके, सो ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू।